जो लोग भी आर्थिक सहयोग के लिए सहयोग देना चाहते हैं वो काउंटर पर उपस्थित हो। धन्यवाद। हमारे बहुजन मिशन के बड़े कलाकार, बड़े ही सम्मानित माननीय गुलाब भारती जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपका स्थान मंच पर है, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। यहाँ पर सुरेंद्र भाई के पास जमा करें जिनको आर्थिक सहयोग जमा करना है। महिलाओं के लिए कुर्सियां लगी हुई हैं। महिलाओं के लिए कुर्सियां लगी हुई हैं और इधर कुर्सियां खाली हैं। मतलब जो भी महिलाएं आ रही हैं उनको आप लोग जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं उनको बैठाने का कष्ट करें। सबको एक दूसरे को सहयोग करते हुए, इधर से कुर्सी कुछ खाली रहती है तो उसको ले लेंगे, आप ट्रांसफर कर लेंगे। आदरणीय राजेश जी आइए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। यह बासोपार के समस्त ग्रामवासी एवं अंबेडकर विचार मंच के सभी साथी, जिनके सौजन्य से भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती का यह समारोह आयोजित है, मैं हार्दिक अभिनंदन करने के साथ जो आपने कई तरह का यहाँ जैसे व्याख्यान भी है, व्याख्यान के बाद परिचर्चा भी है और उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, जिसमें राजू भाई बहुत ही शानदार तरीके से आपका हथियार बने हुए हैं। एक महान दार्शनिक ने कहा कि वह सेना हार जाती है जो सांस्कृतिक रूप से कमजोर हो। उसका पूरा विश्वास रहा है कि आदमी जब से आदमी बना, जानवर से आदमी बना है, तो उसने मेहनत के दम पर अपने अनाज को शिकार करके या खेती करके अपने पेट को भरा। यह चीज उसको स्पष्ट हो गया। लेकिन कुछ समाज में ऐसे लोग थे जो शोषण करके और सोचे कि अपना पेट भरा जाए, तो वह लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के वाहक हुए और जो श्रम पर प्रतिष्ठा, जो श्रम पे भरोसा करते थे, श्रमणवादी परंपरा, उसी परंपरा के हमारे तथागत बुद्ध, जिन्होंने कहा कि हर कार्य के पीछे कारण है, एक वैज्ञानिक इससे करते हुए एक दर्शन दिया और उस परंपरा को आगे ले जाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दूसरे जो गुरु हैं, गौतम बुद्ध के बाद कबीर जी आए और उनके तीसरे गुरु जो ज्योतिबा फुले की पत्नी है सावित्रीबाई फुले। यह एक ऐतिहासिक कड़ी है। सावित्रीबाई फुले का दौर क्या था? वह एक ऐसा दौर था जो आज से बहुत ही अंधकार में था। आज का दौर तो बहुत शानदार है कि हमको सार्वजनिक शौचालय है पीछे, यहाँ पे हम लोग बैठने के लिए सभा कर सकते हैं, हमारे लिए स्कूल है, अछूतों के लिए भी स्कूल है, महिलाओं के लिए भी स्कूल है। लेकिन उनका जब जमाना था तो आदमी को आदमी नहीं, जानवर से भी बदतर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उनको बुद्ध के जमाने से लेकर कबीर ने, हालांकि जाति व्यवस्था, भेदभाव, धार्मिक पाखंड के खिलाफ कबीर और संत शिरोमणि रैदास ने काफी विरोध किया। कविता के माध्यम से, मन चंगा तो कठौती में गंगा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दे बनाए, का करीमुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो इधर पत्थर पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। यानी काफी विरोध हुआ था। और भारत के उत्तर, दक्षिण,
पूरा पश्चिम चारों तरफ से शक्ति, यह जो परंपरा थी, संत परंपरा, भक्ति परंपरा, उसने एक बड़ा जत्था तैयार करके और ऐसे वचनों को कर करके और इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को करारा जवाब दिया। उनकी पोथियां छीन के फाड़ दी गई, उनको आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे ऋषि मनीषियों को, जो हमारे देश के कबीर और रविदास को तो हम लोग दो नाम जानते हैं, ऐसे ढेरों सारे लोग रहे जो उनके कार्यों में चलते थे और उनकी मौत कर दी, मौत के आगोश में आग में जला दिया गया, उनकी पोथियों को छीन दिया गया। उस परंपरा के वाहक जिसमें सावित्रीबाई फुले आती हैं, तो वह ब्रिटिश काल आ चुका था, अंग्रेजों का काल आ चुका था। अंग्रेजों के काल में वह ऐसे अंग्रेज थे जो कि हमारे देश में जो प्रतिभाएं थी, उनको यह वास्तविक दुनिया में उन प्रतिभाओं को खोज करने के बजाय हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में भेज दिया जाता था। कहा जाता था जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, स्वर्ग नरक, परलोकवाद का सिद्धांत, कर्म फल का सिद्धांत, ऐसे ढेर सारे काल्पनिक चीजों के तरफ भेजने के लिए उन प्रतिभाओं को, युवाओं को जो थोड़ा सा समझदार भी थे, तपस्या करने भेज दिया जाता था। और दूसरी तरफ वो ब्रिटिश जो हमारे देश में शासन करने आए थे, उपनिवेश बनाने आए थे, वो अपने देश में भाप के इंजन की खोज हो गई थी। जेम्स वाट जैसे नौजवान जो भाप केतली में चाय बना रहे थे, और वहां से भाप के इंजन की खोज की और धीरे धीरे रेलगाड़ी और ढेर सारे इंजनों की खोज किया। और उस देश में उद्योग धंधों का इतना विकास हुआ कि दुनिया के स्तर पे मुक्त औद्योगिक क्रांति वो कर रहे थे, प्रतियोगिता कर रहे थे। और वे लोग हमारे देश में शासन करने आए थे। इस देश को आजाद करने नहीं आए थे, वो नए तरह का एक जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ साथ एक नए तरह की गुलामी इस पे थोपने आए थे। क्योंकि उनका जो क्रांति हो रहा था, औद्योगिक क्रांति, उनको भरपूर यहाँ से मुनाफा बटोरना था, यहाँ के और 1775 में जब वह इस देश में स्थायी बंदोबस्त जैसी चीजें लागू करते हैं, लगान प्रणाली लागू करते हैं, तो इतना अकूत लगान लिया जाता है कि 1750 तक 1780 तक आते आते बंगाल में भयानक अकाल पड़ा और लाखों करोड़ों लोग मारे गए इस देश में। और कौन मारे गए? यहाँ के बड़ बड़ुआ लोग नहीं, सबसे ज्यादा यहाँ के दलित आबादी, मेहनत कश आबादी, जिसको हजारों सालों से शस्त्र से इसलिए वंचित किया गया कि बैल भी होता है तो खेत में अगर ढेर मारेगा तो सींग लगा देगा, तो उसका पहना तक हर तक रखवा लिया जाता था, खेतों में कुदाल तक जब्त कर लिया जाता था। संपत्ति से भी उसको वंचित किया गया, जमीन से भी वंचित किया गया। मतलब शास्त्र, शस्त्र और जमीन तीनों से वंचित करने वाला होने वाले यह जो समाज थे, तब जाके इनको गुलाम बनाया गया था जबरन। ऐसे समाज से जुड़े हुए लोगों की कड़ी में सावित्रीबाई फुले जब आती हैं, तो ऐसे समय में पढ़ने लिखने का महिलाओं को इसलिए अधिकार नहीं था कि लोग सोचते थे कि पढ़ लिख लेंगी लड़कियां या ये महिलाएं तो घर का चूल्हा चौका कौन चलाएगा, या अगर पढ़ लिख लेंगी तो ज्यादा वह बोलने लगेंगी, ज्यादा समझदार होने लगेंगी, हमारे हाथ से निकल जाएंगी। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में जैसे निचली जातियों को, पुरुषों को गुलाम बनाया गया, उससे ज्यादा गुलाम महिलाओं को बनाया गया था, ताकि कहीं इनका रक्त संबंध दूसरे से न बन जाए। इसलिए एक ही जाति में रहने के लिए सबसे अधिक शिकंजा महिलाओं पे कसा गया था कि वह समझदार न निकल जाए, नहीं तो अपने स्तर के शादी का वह पक्ष लेगी। हमारे देश में विधवाएं जो होती थी उनका मुंडन कर दिया जाता था ताकि इतनी बदसूरत लगे, उनके पास कोई न जाए, और उन्हीं के सगे संबंधी उनके साथ व्यभिचार कर दिया करते थे। और गर्भवती हो जाती थी, उनके बच्चे को मारने के लिए मजबूर किया जाता था या उनको ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता था। सती प्रथा का दौर था, बाल विवाह का दौर था। सावित्रीबाई फुले जो थी, उन्हीं को 9 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी। और उनके पति जो महानायक, महापुरुष इस देश के, जिन्होंने एक शिक्षा लिया हुआ एक नौजवान जिनका नाम है ज्योतिबा फुले, उन्हीं से शादी हुई थी, लेकिन उनकी भी उम्र 13 वर्ष थी। तो ऐसे लोग, ऐसा जमाना था जहाँ पे यह जो मेहनत कश आबादी थी, जो मेहनत करती थी, उसको छूट अछूत में बांट दिया गया या बड़ा छोटा में बांटा गया। हजारों तरह के खंड खंड भारत का निर्माण किया गया।
जिसको लोग कहते हैं अखंड भारत। हर जाति का अपना भारत है। जो लोहार है तो लोहारीगिरी कर रहा है। तो ऐसे देश में जो खंड खंड भागों में बटा हुआ भारत था, विखंडित भारत था, जातियों में बटा हुआ था और जानवर जैसे जीने के लिए मजबूर था, ऐसे में सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले इसलिए शिक्षित किया। उन्होंने देखा कि घर में अगर कोई महिला पढ़ लेती है तो पूरा परिवार को शिक्षित कर सकती है और एक बहुत बड़ी आबादी, आधी आबादी है, उसको शिक्षित करने का यह बीड़ा उठा सकती है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले पढ़ने लिखने का जब बीड़ा उठाते हैं तो हमारे धर्म के पंडों ने कहा ये लोग तो धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जो मेहनत कश आबादी थी उसको शूद्र बोला जाता था, जो खेती किसानी और तमाम पेशागत काम करते थे। तो ये तो धर्म भ्रष्ट कर देंगे, ये लोगों को उल्टा बना रहे हैं, धर्म विरोधी बना रहे हैं, समाज विरोधी ये लोग हैं। ऐसे में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की इतनी शानदार दोस्त शामिल हुई कि उन्होंने पढ़ाने लिखाने का काम गांव-गांव जाके शुरू किया। बाबाओं ने, जो धर्माचार्य टाइप के लोग थे, उन्होंने इनके काम को फूंका और कहा कि ये तो सब लोगों को गांव-गांव जाके पढ़ा रही है, लोगों को भ्रष्ट कर रही है, वो महिलाएं राड़ हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, अपकुशन होगा। क्योंकि धर्म दो चीजों पे टिका है दोस्तों, डर और लालच। डर किस चीज का है? कोई अपकुशन न हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। लालच क्या है? सुख समृद्धि आए, लड़के को रोजगार मिल जाए, कहीं मतलब मालामाल हो जाए, हम सबसे ज्यादा ऊंचे हो जाए। ये लालच की पूर्ति के लिए बार बार हम चरण वंदना करते रहते हैं। तो ये डर और लालच को दिखा के उनके ससुर के भी कान फूके गए। घर से दोनों दंपति को, जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे दौर में सोचिए क्या होता होगा। लेकिन उस्मान बेग और फातिमा बेग भाई बहन थे, उनको अपने यहाँ अपना दरवाजा खोलते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि फातिमा बेग सावित्रीबाई फुले की दोस्त थी और उस्मान बेग ज्योतिबा फुले के दोस्त थे। इन लोगों ने अपने यहाँ पाठशाला खोलने के लिए दिया। वहां पे पेठ नागपुरे का, जो महाराष्ट्र के पूरे जिले में जो पेठ जगह है, वहां पहली पाठशाला 1848 में इन्होंने अपने जरिए खोला। और सावित्रीबाई फुले जब ये पढ़ाने का काम करती हैं तो न सिर्फ घर से निकाली जाती हैं, कहा जाता है कि नहीं कहते हैं लोग उजड़ुआ, समाज में उजड़ुआ को बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है। तो सोचिए जो घर से निकाल दिया गया होगा उसका कितना सम्मान रह गया होगा। उसके बावजूद भी ये जब लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करती हैं तो इनके ऊपर कीचड़, गोबर, गाली, इन सब चीजों से नवाजा जा रहा है। आज तो हम लोग शिक्षक हो गए हैं तो सम्मान से नवाजे जा रहे हैं, कुर्सी पर बैठा दिए जा रहे हैं। लेकिन उस समय गोबर से उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको गालियां मिल रही थी, उनको कोई धूल फेंक देता था, घर का बहाना फेंक रहा था। सावित्रीबाई निश्चित तौर पे बहुत दुखी हुई होंगी और निराश भी हो रही होंगी। लेकिन उनके साथ सावित्रीबाई फुले का जो जीवन साथी थे ज्योतिबा फुले, और वह दोनों चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं कि इस समस्या की चुनौती को कैसे हम स्वीकारें। हर घर में समस्याएं होती हैं, आप जिस घर में पूछेंगे तो सब लोग अपना विपत्ति गाते हैं। तो देखने के दो नजरिए होते हैं, विपत्ति को, समस्या को समस्या कहते कहते उसको पहाड़ बना के और गर्त में चले जाना। लेकिन इन्होंने समस्या का समाधान पर जोर दिया कि समाधान क्या निकाला जाए, और समाधान उन्होंने निकाला कि एक और कपड़ा चुपचाप छुपा के और गांव में चला जाए, कपड़ा बदल के हम पढ़ाएंगे। वो गोबर फेंक रहे हैं, धूल फेंक रहे हैं, वो हमारे लिए फूल साबित होंगे। और सचमुच वो 18 विद्यालय अपने इलाके में उन्होंने जाके और स्कूलों को खोला। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, ये लोग विधवा जो होती थी उनका जो मुंडन कर दिया जाता था तो सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं किया। कहा जाता है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, यही तो बाबा साहब का नारा है। तो सोचिए उन्होंने जीवन में न सिर्फ शिक्षा दिया, शिक्षा देने के लिए गांव के लोगों को कन्विंस किया और कमेटियां बनाई, संगठन बनाया, और अपने ही जाति बिरादरी का नहीं, नाइयों को भी संगठित किया, नाइयों का सभा किया और कहा कि अरे मेहनत कश
नाई समाज के लोगों, आप लोग की वह बहन है या माँ समान है, आप ही की वो सगे संबंधी हैं जिनका आप मुंडन कर देते हैं। ये मुंडन प्रथा का विरोध उन्होंने किया और नाई समाज ने वो मुंडन प्रथा का भी, जो महिलाओं का मुंडन किया जाता था, अपना चूड़ा को रोक दिया। वह संगठन बनाने के साथ साथ इलाके में जो विधवाएं होती थी, बच्चे को मार दिया जाता था या विधवा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता था, उस जमाने में अगर मैं अपने घर में या आप अपने घर में किसी बाहरी को लाते हैं तो 10 तरह के लोग खुसुर खुसुर करने लगते हैं, लोग विरोध करने लगते हैं। लेकिन उस जमाने में उन विधवाओं को पनाह देने के लिए सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने एक प्रसूति गृह कि अगर बच्चा जन्मा है तो आइए हम नर्सिंग करेंगे, उसकी हम व्यवस्था करेंगे, और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह उन्होंने खोला अपने इलाके में। और जितनी भी विधवाएं थी, चाहे जिस भी जाति की हो, वो सबको उन्होंने अपने यहाँ वह बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में उन्होंने बच्चा जन्मने से लेके उन बच्चों को पालन पोषण में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे ऐसे भी स्थानों को उन्होंने अपने इलाके में अपने जरिए खोला। उस जमाने में भूखमरी की जो समस्या थी, तो तमाम भोजन केंद्रों का उन्होंने निर्माण किया था। जब अकाल पड़ा था सावित्रीबाई फुले के जमाने में, उस जमाने में ये सत्य शोधक सोसाइटी का निर्माण किया। न सिर्फ विधवाओं और उनके बच्चों को सुरक्षा प्रदान किया, एक अलग से सोसाइटी का निर्माण किया, सत्य शोधक सोसाइटी, कि सत्य पे हमको चलना है, अंतर जाति विवाह कराना है, हम आजीवन जाति प्रथा को नहीं मानेंगे, हम जातियों में नहीं बटेंगे और एक नए समाज का निर्माण करेंगे। उस सत्य शोधक सोसाइटी में, जिसमें सावित्रीबाई फुले जिसको गोद ली थी, एक विधवा ब्राह्मणी जो जंगल की तरफ रोते हुए जा रही थी, और ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले उसको रोक लेती हैं और कहती है कहाँ जा रही है बहन? तो बताई कि मेरे साथ वो दुराचारी लोग दुराचार किए और मैं बच्चा जन्मने वाली हूँ, तो अब जंगल की तरफ हमको भगा रहे हैं ताकि शेर बाघ खा जाए या मैं मर जाऊं, मैं आत्महत्या के लिए ही जा रही हूँ। वो कही नहीं बहन, आपका बेटा मेरा बेटा होगा। वो विधवा ब्राह्मणी के बेटे को अपना दत्तक पुत्र, ये फूले दंपत्ति यानी कि शिव पार्वती राधे कृष्णा का फोटो तो ज्यादा देखे होंगे, लेकिन दुनिया की सबसे शानदार वह दंपत्ति अगर पति पत्नी का है, ये दोनों पति पत्नी उस विधवा ब्राह्मणी के बच्चे को अपना दत्तक पुत्र बनाते हैं, जिसका नाम यशवंत राव रखते हैं। वही यशवंत राव को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा शानदार इंसानियत वाला, ऐसा नहीं कि किडनी इधर उधर कर देने वाला या ऐसा ऑपरेशन करे कि 1 लाख 2 लाख बटोर के उसके बाद कहे कि भैया ये हो गया। वो एक शानदार मानवीय एक डॉक्टर बनाया और पुणे में एक बड़ा अस्पताल उन्होंने खोला था। वो पुणे में जो अस्पताल था, जब प्लेग की लहर महामारी आई थी, ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले जैसे महान क्रांति ज्योति, अपने जमाने की कवित्री भी थी, जो कविता के माध्यम से लिखती थी कि उठो पढ़ो लिखो और स्कूल जाओ, इस तरह की तमाम कविताएं हैं। वो कवित्री अपने जमाने की क्रांतिकारी, अपने जमाने की क्रांतिकारी समाज सुधारक, प्रथम महिला शिक्षिका, पीठ पर अपने उन गांव के इलाके के महामारी से ग्रसित बच्चों को पीठ पर लाद कर और अस्पतालों में ले जाती हैं। अस्पताल में उस प्लेग का इलाज कराने के दरमियान ये भी संक्रमित होती हैं और मौत की शिकार हो जाती हैं। इनको हम शहीद का दर्जा इसलिए देते हैं कि एक सामाजिक काम करते हुए, सामाजिक कामों की वजह से वह मौत की शिकार हुई। यह हमारी शहीद सावित्रीबाई फुले का एक जीवन मैंने चरित्र आपके बीच में पेश किया। दोस्तों, जब हम सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका रही हैं, इनको क्यों छुपा दिया गया? हमारे पहले पन्ने पे 6वीं से लेकर 8वीं तक हम लोगों को बीड़ा वादनी बरदे, पुस्तक वादनी बरदे, आखिर उसको तो पढ़ाए क्या जो काल्पनिक दुनिया की थी, कमल पे बैठा हुआ। लेकिन सावित्रीबाई फुले को हमारे तथाकथित महान जगत गुरु कहने वाले लोग, यह कैसी शिक्षा व्यवस्था है जिसको छुपा के रखा है? किसी भी पाठ्यक्रम में हमने पढ़ा नहीं। हम भी शिक्षित तो हुए, लेकिन उस पाठ्यक्रमों में सावित्रीबाई फुले को नहीं पढ़े। अलग से हमको सामाजिक शिक्षा लेना पड़ा, उनकी किताबों को पढ़ना पड़ा,
तब जाके पता चला कि अरे इस शानदार नायक भारत की उसको अंधेरे में ढकेल दिया गया। यह सोचने का विषय है। दूसरा सोचने का विषय है कि सावित्रीबाई फुले का जो सपना था, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, ऐसे शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे हजारों लोगों ने इस भारतीय लोकतंत्र को निर्माण करने के लिए कुर्बानी दिया। एक शानदार भारत का निर्माण करने के लिए जिस लोकतंत्र के 3 मुख्य नारे थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यही 3 नारे थे ना। क्या खाना खाए? स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता का क्या हुआ, हमारे बंधुत्व का क्या हुआ और हमारी समानता का क्या? 1 बज गया। अगर भारतीय संविधान से समानता को 1 हटा बजे 5 देंगे मिनट बाकी है तो हमारे संविधान का क्या होगा? तो ये सोचने वाला विषय है कि हम उनके जीवन को जब हम जान रहे हैं तो उस जीवन के साथ उन्होंने जो सपना देखा था, सावित्रीबाई फुले ने जिस इंसानियत के मूल्य को झेलते हुए स्थापित किया था भारत में, और ज्योतिबा फुले के संग्रह का, और जिस कारवा को बढ़ाते हुए भारतीय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आज जो लड़कियां डीएम कलेक्टर हो रही हैं, उसके पीछे उस महान नायिका का हाथ रहा है। लेकिन उस महिला समाज या यहाँ बैठे हुए तमाम गणमान्य साथी जितने भी लोग आए हैं, वह खुद को सोचना पड़ेगा कि हमारा भारत अब कहाँ जा रहा है, हमारा भारतीय लोकतंत्र किधर जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो छीन लिया जा रहा है। हमारी टॉपर लड़कियां जो बीएचयू में पढ़ती हैं, बीटेक टॉपर होती हैं, मतलब यहाँ की वह मतलब सामान्य लड़कियां नहीं जाती हैं बीएचयू में। एडमिशन उन लड़कियों का होता है जो काफी पढ़ी लिखी होती हैं। और बीटेक की छात्रा, उनके साथ गलत काम करने वाले लोग, भाजपा के 3 लोग कौन थे? भाजपा के IT सेल के थे। उनके साथ फूल दे रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हमको चिंतन करना पड़ेगा कि हम किस समाज में ढकेल दिए गए हैं। कितने शानदार लोगों के साथ करने वाले लोग आज सत्तारूढ़ पार्टियों के साथ गले में गले मिलाकर चल रहे हैं। उस समाज में हम जी रहे हैं। इस आत्ममुग्धता से हमें बचना होगा कि हम तो बहुत कुछ जान गए हैं, हम तो अब नौकरी पा गए हैं, हम तो बहुत कुछ पा गए हैं। लेकिन दोस्तों, वह अधूरा सपना तो था ही। अधूरे सपने के साथ साथ अब उस सपने से भी पीछे भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान को किनारे लगाने की जो साजिश चल रही है, उस आलोक में समझने के लिए हम लोग यह सावित्रीबाई फुले का जो यहाँ पे व्याख्यान रखे हैं, हम लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। और हम गुजारिश करेंगे माताएं बहनों से और यहाँ पे तमाम सम्मानित लोग जितने लोग बैठे हैं कि हम लोग भाषण को भाषण के तरीके से नहीं, यहाँ पे जितने लोग आए हैं ये किसी न किसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। दुखरन चाचा हैं, किसान संग्राम समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के जो खिरिया बाग आंदोलन चल रहा है, 447 दिन हो गया। 447 इस भारतीय लोकतंत्र में कान में जू नहीं रेंग रहा है। एक बड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 2 साथी हैं हमारे साथ। ये लोग राम कुमार जी सामाजिक न्याय आंदोलन के जिला संयोजक हैं, दुखरन चाचा हैं, असीम सतदेव जी हैं, जिनका मुझे हासिल है। हम लोग पले बढ़े हैं तो शिक्षा में ऐसे शिक्षक मिल गए जिसके वजह से हम लोग आंदोलन में आ गए, नहीं तो ऐसे शिक्षक नहीं मिलते। तो पूर्व प्राचार्य सतीनुआ डिग्री कॉलेज के रहे हैं, वो देवरिया जिले में। और उन कॉलेजों में हम लोग पढ़ाई लिखाई पलथी मार के फील्ड में करते थे अलग से अपने कोर्स के। तो ऐसे लोगों का हाथ रहा है हम लोगों के निर्माण में। जूता कोट टाई पहन के जब ये पढ़ाने आते थे तो क्लास में तो पढ़ाते थे, क्लास के अलावा जब फील्ड में जाते थे तो इन्हीं के दोस्त मकसूदन जी थे तो कहते थे, ए राजेश तू का आई इनकी चक्कर में बालू तो कोट टाई जूता पहन ले हम नौकरी करत हो, इतना पैसा पावत हो। इनसे भी बोलते थे का हो सब टीचर का इज्जत नीलाम करत हुआ, कोट टाई पहन के पलथी मार के लड़कों के साथ बैठा था। लेकिन ये सब झेलते हुए इन्होंने हम लोगों को भी पढ़ा दिया और हम लोग आंदोलनकारी बने। तो दोस्तों, आज के संदर्भ में हम सावित्रीबाई फुले को अपनी शिक्षा की मशाल, क्रांति ज्योति कैसे बनाएं, यह इस तरफ हम अपने इस व्याख्यान को ले जाने के लिए इसकी तरफ हम ले जाना चाहेंगे। तो हम व्याख्यान में साथी को बुलाने से पहले, अगले साथी को बुलाने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे
सांस्कृतिक टीम के जो राजू भाई हैं, गुलाब चंद भारती हैं, यह अपनी तैनाती दें शानदार तरीके से और हम लोग ध्यान से सुने उस गानों में क्या कितनी मिठास है और कितनी गर्माहट भी है। इसी के साथ जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।